Hi, my dear student. In previous class, I was teaching about the sentence, and you know about the sentence. Sentence is a group of word, and which give complete sense. Sense is called the sentence. You know about the sentence, clear? लेकिन बच्चों इसमें सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, सेंटेंस के फॉर्मेट में हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई सेंटेंस बनता है, यू नो अबाउट द सेंटेंस, व्हाट इज the formation of sentence and the format of sentence. You can see there the first word is called subject, and the second word is called object, and the third word is called verb, and the fourth word is called object, and the last word is called the other word. यानी मेरे बच्चों समझना यहाँ पर कि सेंटेंस जब कभी भी हम लोग बनाते हैं तो सेंटेंस में अक्सर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ों को हम बता रहे थे। और हम आपको ये सेंटेंस का फॉर्मेशन और फॉर्मेट ही हम बता रहे थे कि सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। एंड यू नो about the sentence. Every sentence has divided into two parts. The first part is called subject, and the second part is called the predicate. And in previous class I had taught about the subject and part of subject, and you know यहाँ प्रेडिकेट का पार्ट चल रहा था। और प्रेडिकेट में हमारा पहला पार्ट होता है बच्चों, प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब से ले करके इधर वाला भाग प्रेडिकेट होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सेकंड पार्ट को वर्ब कहते हैं। वर्ब अभी कल हम डिस्कस किए थे। और वर्ब कितने टाइप के होते हैं, ये जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सारी चीज़ों को हमने बताया। आज जो टॉपिक है बच्चों, इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी इजी टू लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस फॉर्मेशन एंड सेंटेंस फॉर्मेट। आप यहाँ पर समझना कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमारे सेंटेंस के भीतर ऑब्जेक्ट भी आता है, जैसे सब्जेक्ट होता है उसी तरह ऑब्जेक्ट भी होता है। तो आज का क्लास बच्चों ऑब्जेक्ट रहेगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट है क्या, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन हिंदी कर्म। व्हाट डू यू मीन बाय कर्म? कर्म का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, जिस विषय पर काम करता है, उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? यू कैन सी देयर object is a word that receive the action done by subject in a sentence is called the object. Clear? Once again try to understand about the object. What is the object? Object is a word that receive the action done by the subject is called the object. यानी कि ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो हमारे सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को रिसीव करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी समझना कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट जिस विषय पर काम करता है, उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर ना? जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अभी हम यहाँ पर लिख दिए कि राम रोटी खाता है। प्लीज सी दिस सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। समझना है यहाँ पर हम क्या बताएं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब जो सेंटेंस में काम करता है, और हमारा सब्जेक्ट जिस विषय पर काम किया है उसी विषय वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यू नो अबाउट द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी हमारे सेंटेंस के भीतर जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आया है, वह सब्जेक्ट अपने काम को करने के लिए जिस विषय पर वह काम कर रहा है, उसी विषय वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सी दिस सेंटेंस राम रोटी खाता है। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम? राम काम कर रहा है। तो यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, द वर्ड हु एक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ इसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है बच्चों? राम है। राम काम कर रहा है, तो राम इज द सब्जेक्ट। राम किया क्या है? यू नो अबाउट द इन दिस सेंटेंस राम कर क्या रहा है? खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। और किसको खा रहा है? तो बच्चों रोटी को खा रहा है। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है? राम। तो राम इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? और राम का काम क्या कि खाता है, ये एक्शन कर रहा है खाने का। तो जो काम होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। अभी कल हम पढ़े थे यहाँ पर। ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है? यानी कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये
अपने काम को करने के लिए जिस वस्तु पर काम करता है, जिसके लिए वो करता है, जिस विषय पर अपना हाथ चलाया चाहे पैर चलाया, अपने बॉडी का मूवमेंट जो है जिसके लिए किया है, उसी वस्तु को जो है हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चों राम किया क्या है, राम तो खाया है, तो ये खाना यहाँ पर वर्ब है। और किसको खाया, रोटी को खाया, तो रोटी इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब कि हमारा सब्जेक्ट जिस विषय पर काम करता है उसी विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर ना। तो इस सेंटेंस में राम जो सब्जेक्ट है, राम का काम क्या है, ये खाना है, वो खा रहा है, किसको खा रहा है, रोटी को खा रहा है, तो रोटी इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर। एक चीज़ और समझना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो डिफिनेशन की बात हो गया, किताबी में जो डिफिनेशन लिखा रहता है उनकी हम बात कर रहे हैं। अब समझना कि ऑब्जेक्ट का सही मीनिंग क्या होता है। बच्चों ऑब्जेक्ट जो हमारे सेंटेंस में होता है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट से प्रभावित होता है। सब्जेक्ट से प्रभावित होने का मतलब क्या, कि जब सब्जेक्ट काम करेगा तो उसका प्रभाव साफ साफ ऑब्जेक्ट पर दिखेगा। इस सेंटेंस में बच्चों सब्जेक्ट कौन है, राम है, और ऑब्जेक्ट कौन है, रोटी। तो हम बताए कि यह ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रभावित रहता है। किससे प्रभावित रहता है, सब्जेक्ट से रहता है। प्रभाव क्या है कि जब सब्जेक्ट काम करेगा तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है खत्म होता हुआ दिखता है। यदि ऐसा असर दिख रहा है तो उस सेंटेंस के भीतर जो वह शब्द है वह शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। बस इतना ही समझना है। तो देखिए प्रभाव क्या, कि राम का काम क्या है, खाना है। तो राम जब रोटी को खाएगा तो मान लीजिए ये आपकी रोटी है, जब राम इस रोटी को खाएगा तो रोटी खत्म होते हुए ऐसे दिखेगा। इसी समाप्त होते हुए या ख़त्म होते हुए पॉइंट को हम प्रभाव कर रहे हैं। ऐसा साफ साफ प्रभाव दिखता है। यदि ऐसा प्रभाव दिख रहा है तो वह ऑब्जेक्ट है, ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा है तो वह ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्लियर। तो इन दिस सेंटेंस the bread is the object in the sentence and Ram is the subject in the sentence and the खाता है is the verb in the sentence. I hope you understand about the object. क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक सेंटेंस और हम यहाँ पर लेते हैं, प्लीज़ समझना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस यहाँ पर हम ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ कह दिए कि यहाँ हम ऐसे कहते हैं कि राम राइट्स अ लेटर। See the sentence and try to understand about the object and see this sentence and try to understand about the object. What is the object? I just told about the object. Object is a word that receive the action done by subject in a sentence is called the object. You know about it. Understand? And in this sentence, find out the object and which word is the subject and which word is the verb in the sentence. तो then Ram is the subject. राम क्यों सब्जेक्ट है बच्चों? क्योंकि राम काम कर रहा है। You know about the subject, जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और काम क्या होता है, जो काम होता है बच्चों, वह शब्द जो किसी काम को दर्शाता है उसको वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में बच्चों काम करने वाला शब्द कौन है, ये राइट्स है। तो राइट यहाँ पर वर्ब हो गया। राम जो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। और बच्चों जिस विषय पर सब्जेक्ट हमारा काम करता है उसी विषय वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इन दिस सेंटेंस और लेटर इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया ना। यानी ऑब्जेक्ट अभी भी हम बताए कि सेंटेंस के भीतर यदि ऑब्जेक्ट आया है, यदि ऑब्जेक्ट है वो, तो वह ऑब्जेक्ट जो होता है अपने सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, साफ साफ खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सब्जेक्ट से क्या होता है, प्रभावित है। क्योंकि राम जब लिखेगा, किसको लिखेगा, लेटर लिखेगा, तो लेटर यहाँ बच्चों खत्म होता हुआ साफ साफ दिखेगा। जैसे इससे पहले हम बताए कि राम रोटी खाता है, तो उस सेंटेंस में राम कर क्या रहा था, रोटी खा रहा था। किसको खाया, रोटी। तो रोटी को जब खाएगा तो रोटी खत्म होते हुए दिखेगा ना। तो सेम ऐसा प्रभाव यदि दिखता है तो वह ऑब्जेक्ट है, ऐसा प्रभाव नहीं दिखता है तो ऐसे शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो जब लेटर लिखेगा, तो लेटर जब लिखेगा तो वो खत्म होता हुआ साफ साफ दिखेगा। क्लियर ना। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, यू नो दैट। अब हम बच्चों बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। जैसे ऑब्जेक्ट को अभी भी यहाँ हिंदी में हम लिखे हैं कि कर्म होता है। यू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, एक वस्तु होता है। यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, जिस वस्तु पर काम करता है उन्हीं वस्तु, उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बताया कि राम पुस्तक पढ़ता है, यू नो अबाउट द पुस्तक। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम का काम किस चीज़ पर हुआ है,
यानी चीज़ का मतलब क्या, जो वस्तु है उसी वस्तु को ना ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो वस्तु है क्या कि किताब है, बुक पर वो काम कर रहा है, तो बुक इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इट इज़ अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होता है ये कितने टाइप का होता है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कई बार आप लोग देखते हैं कि कुछ हमारे टीचर या कहीं ऐसी जगहों पर लोग बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइप का होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ऑब्जेक्ट जो होता है ये 4 टाइप का होता है। यू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर। There are only 4 type of object in the English grammar. You can see there. The first type is called direct object, and the second type is called indirect object, and the third type is called infinitive object, and the fourth is called gerund object. इसमें हमें एक-एक करके हमें एक-एक चीज़ों को बताएंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कहा जाता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट कहा जाता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अभी भी बच्चों हम आपको बताए कि ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि वस्तु होता है, या हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है बच्चों, चीज़ होता है। जिस चीज़ पर, जिस वस्तु पर हमारा सब्जेक्ट काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो नॉन लिविंग थिंग होता है, प्लीज़ समझना यहाँ पर, नॉन लिविंग थिंग, यू नो अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्लियर। यानी थिंग्स का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। तो बच्चों जो वस्तुएं जो है निर्जीव होती हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो वस्तुएं जो है हमारी क्या होती है, लिविंग थिंग होती है। यू नो अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग का मतलब बच्चों क्या होता है, कि सजीव, जिसमें जीवन पाया जाता है, हम उसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब सजीव जिसमें जीवन है। क्लियर ना। लिविंग थिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो जीवित है, जिसमें जीवन पाया जाता है, जिस वस्तु में जीवन होता है। जैसे हम लोग भी एक वस्तु ही की तरह, जैसे हमारे अंदर जीवन है, तो हमारे कहने का मतलब यदि हम ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करते हैं तो हम जो है यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। क्लियर ना। जैसे यहाँ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझना। आई गेव हिम अ पेन, full stop. In this sentence find out the which word is the object. Clear. So in this sentence I is the subject, you know about the subject, and gave is the verb in the sentence, and in this sentence him and a pen is the object. आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कि नहीं। हमारा ये सब्जेक्ट जो है जिस वस्तु पर काम करता है, जिस विषय वस्तु पर काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आया है बच्चों, आप देख सकते हो। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में से सवाल कैसा पूछेगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही सेंटेंस दे देगा, कहेगा फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एंड रीराइट इट्स पार्ट नेम। क्लियर ना। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, इनके पार्ट का नाम भी लिखना है कि कौन कौन पार्ट यहाँ पर आया हुआ है, ये आपको जो है देखने को देता है। तो यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस में एक हिम होता, हिम है, और एक पेन, ये दोनों शब्द जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए कौन कौन ऑब्जेक्ट आया है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। तो बच्चों अभी भी हम बताए आपको कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग होता है वह डायरेक्ट होता है, और जो लिविंग थिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। क्लियर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि निर्जीव का मतलब कि हिम है, और एक क्या है, पेन। तो यहाँ पेन जो शब्द है, यह पेन जो है नॉन लिविंग थिंग है, यह निर्जीव वस्तु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन दिस सेंटेंस द पेन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। एंड हिम का मतलब ये सेंटेंस कह रहा है कि उसे एक कलम दे दो, तो हिम का मतलब उसे, यानी कि हिम इज द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। यू नो अबाउट द प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज कॉल्ड इन हिंदी व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक। ये व्यक्ति को दर्शाता है, तो व्यक्ति जो होता है सजीव होता है, जीवित होता है। इसलिए इस सेंटेंस में हिम जो है आपका, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कलम जो निर्जीव है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों डायरेक्ट का मतलब कि जो निर्जीव होता है, जिसमें जीवन नहीं है, उसको इनडायरेक्ट कहेंगे, और जो सजीव होता है, सजीव वाले यानी कि लिविंग थिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप ये दोनों ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं बच्चों
इन्फिनेटिव वर्ब क्या चीज़ होता है, तो यू नो अबाउट द इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव कैसे बनता है इस चीज़ को थोड़ा समझना। इट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फिनेटिव वर्ब। अक्सर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो है इन्फिनेटिव वर्ब को जो है बार बार पूछ देता है। तो आइए हम बात करते हैं, इसको थोड़ा ढंग से आप लोगों को समझाएंगे कि थर्ड नंबर पर ये कहलाता है हम लोगों का क्या, इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब है क्या, इस चीज़ को समझना। देखो बच्चों, इन्फिनेटिव जो है किसे कहा जाता है, खास करके इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, टू को कहते हैं। टू इज द कॉल्ड इन इंग्लिश ग्रामर इन्फिनेटिव वर्ड। आप कहेंगे कि ये टू जो होता है प्रीपोजिशन होता है, तो हाँ बिल्कुल ये प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन भी होता है और इन्फिनेटिव भी इसको कहते हैं। तो हमारे सेंटेंस में ये कब प्रीपोजिशन होता है और कब इन्फिनेटिव होता है, इसको समझ लेना। देखो बच्चों, नाउन के पहले यदि कहीं टू लगा होता है तो वह प्रीपोजिशन होता है, और वर्ब के पहले यदि कहीं टू लगा होता है तो उस सेंटेंस में वह इन्फिनेटिव का काम करता है। तो इन्फिनेटिव वर्ब है क्या, देखो इन्फिनेटिव किसे कहा जाएगा, टू को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यदि टू अपने साथ किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर लेता है तो ये दोनों सेट जो होता है इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है, समझना। यानी कि टू जब किसी वर्ब के अटैच में चला जाता है, अपने साथ वर्ब के बेसिक फॉर्म को ले लेता है, तो उस सेंटेंस में वह इन्फिनेटिव वर्ब, यार क्योंकि इसका नाम इन्फिनेटिव होता ही है और इसको हम वर्ब कहते ही है, तो जब दोनों को मिलाकर बोलते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब। क्लियर। और बच्चों, इन्फिनेटिव वर्ब दो टाइप का होता है, एक जो होता है इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है और दूसरे को जो है इन्फिनेटिव हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी आप समझ लेना कि इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है ये इन्फिनेटिव वर्ब सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि यह कब सब्जेक्ट होता है कब ऑब्जेक्ट होता है, जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है तो वह इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है, और जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है तो हम उसको इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर समझना। जैसे हम कह दिए कि आई want to play cricket. See the sentence and find out the object in the sentence. Which word is the object in the sentence? You know about the I is the subject in the sentence. I ये want in this sentence is called the verb. Want यहाँ पर verb है. In this sentence two words are given as the object. To play is the object and the cricket is the object in the sentence, and then find out the which type object is given here. यानी कि टू प्ले किस तरह का ऑब्जेक्ट है और क्रिकेट किस तरह का ऑब्जेक्ट है, यही आप हमको देखना है। तो हम आपको क्या बताएं कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का मतलब कि जब टू के बाद कोई वर्ब हो, समझना यहाँ पर, टू के बाद कोई वर्ब हो उसी को इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ देखो ये टू लगा ही है तो टू इन्फिनेटिव होता है, उसके बाद फिर प्ले एक वर्ब है ये है, तो टू प्लस प्ले जो प्ले यानी कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इसका नाम इन्फिनेटिव होता ही है, इसको वर्ब कहते हैं। तो दोनों सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। तो हम आपको बताएं कि इन्फिनेटिव वर्ब जो है दो टाइप का होता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है। तो आप बताइए कि ये इन्फिनेटिव वर्ब किस जगह को ले रखा है या किसका जगह लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। तो इस सेंटेंस में टू प्ले क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है। क्लियर, क्योंकि इसके पहले टू लगा है। और क्रिकेट यहाँ पर बच्चों किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट लिविंग थिंग तो है नहीं, यह लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग थिंग को हम डायरेक्ट कहते हैं और लिविंग थिंग इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये निर्जीव है तो इसलिए इससे में यह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये हम लोगों का कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस में हम सेंटेंस को पकड़ते हैं कि कब डायरेक्ट होता है, कब इनडायरेक्ट होता है, कब इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है, कब जीरेंड ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। अभी भी हम आपको बताएं कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट जो होता है दो टाइप का होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो आप देख लिए कि ऑब्जेक्ट का प्लेस लिया है तो ऑब्जेक्ट है, जब यह जगह किसका लेगा, सब्जेक्ट का लेगा तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इसको भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझना यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए कि टू पे द टैक्स, यू नो अबाउट द टैक्स इज आवर ड्यूटी। अब इन दिस सेंटेंस फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ टू प्ले। टू प्ले यहाँ पर क्या है, तो यू नो अबाउट द पे, यहाँ पर वर्ब है, इसके पहले टू लगा है तो ये पूरा सेट हमारा इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। अब आप जानते हो कि इन्फिनेटिव वर्ब दो होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है। तो आप बताइए कि यह किस जगह पर है, यह जगह किसका लिया है, सब्जेक्ट का लिया है ना, तो इसलिए सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में बच्चों कौन सा सब्जेक्ट है, तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि
टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, तो इस सेंटेंस में टू पे हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव में क्या है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है। इन्फिनेटिव वर्ब दो टाइप का होता है, सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो सब्जेक्ट कहना, ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट कहना। क्लियर। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट में हम आप लोगों को बताए थे कि एक चौथे पार्ट पर आता है जिरेंड, तो इसको थोड़ा समझना। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड जिरेंड। यू नो अबाउट द जिरेंड। जिरेंड क्या होता है इसको समझ लेना। ये भी किससे बनता है बच्चों, वर्ब से ही बनता है। जब किसी भी वर्ब में हम आईएनजी यदि लगा लेते हैं, आईएनजी लगाने पर उसका बेसिक जो हिंदी का जो अर्थ यदि नाम निकलता है, चाहे नेम निकलता है, चाहे नीम निकलता है, तो उस चीज़ को हम लोग जिरेंड कहते हैं। ठीक ना। और ये बात समझ लेना कि जब किसी भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो आईएनजी लगने का मतलब कि वह केवल जिरेंड ही नहीं बनता है, पार्टिसिपल भी बनता है और खुद वर्ब भी होता है। अब पार्टिसिपल का मतलब क्या कि जब पार्टिसिपल कब होगा, जब इसके हिंदी के अर्थ में आने पर करके या हुए का जब अर्थ देता है तो वो पार्टिसिपल होता है। और जब वह नानिनी का अर्थ देता है तो वह जिरेंड होता है। और यदि रहा रही का अर्थ देता है तो उसमें वह जो है वर्ब का काम करता है। तो समझना यहाँ पर कि जिरेंड कैसे बनता है। तो जिरेंड वर्ब से बनता है। जब किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड करने पर यदि वो अपना हिंदी का अर्थ नानिनी यदि देता है तो वह जिरेंड होता है। और बच्चों ये जिरेंड भी जो है दो टाइप का होता है, समझना यहाँ पर। एक को हम सब्जेक्ट कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट होता है। जिस जगह पर होता है वही उसका नाम पड़ता है। तो उसी तरह जिरेंड भी दो टाइप का, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट की जगह पर है तो जिरेंड सब्जेक्ट कहना, यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो जिरेंड ऑब्जेक्ट कहना। ठीक। अब ये क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, समझना। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए कि स्मोकिंग इज हार्मफुल है। अब हम कहते हैं कि सेंटेंस में बताइए कि स्मोकिंग क्या है। यहाँ पर प्लीज सी दी सेंटेंस एंड फाइंड आउट द व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग में स्मोक में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब कि आईएनजी लगने का मतलब है कि नानेनी का अर्थ दे ही रहा है। स्मोकिंग का मतलब नशा करना या धूम्रपान करना। तो ये बच्चों ये जगह किसका, ये सब्जेक्ट का जगह है। तो सब्जेक्ट की जगह पर आने का मतलब ये है कि अब सब्जेक्ट आया है तो इसको हम क्या कहेंगे, जिरेंड सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन यही जब ऑब्जेक्ट की जगह पर गया होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव जिरेंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, समझना यहाँ पर। जैसे हम कह दिए कि आई वांट टू नो, आई वांट प्लेइंग। समझना इस सेंटेंस में, आई वांट प्लेइंग। सी दी सेंटेंस एंड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, विच वर्ड इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो प्लेइंग इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर। प्ले में आईएनजी लगा है और आईएनजी लगने का मतलब कि यह अपना अर्थ जो है हिंदी का किस में दे रहा है, ना में। यानी कि जब इसका हिंदी निकालेंगे तो हिंदी निकलेगा तो क्या निकलेगा, ना। खेलना मैं पसंद करता हूँ। और बच्चों जगह किसका लिया, तो जगह किसका लिया, ऑब्जेक्ट का लिया। तो यू नो अबाउट द जिरेंड। जिरेंड का भी जो है दो प्लेस होता है, एक सब्जेक्ट का होता है, एक ऑब्जेक्ट का होता है। तो जिरेंड है क्या, यानी कि जिरेंड में वर्ब में आईएनजी लगता है। आईएनजी लगने के वजह से वह अपना हिंदी का अर्थ नानेनी में दे देता है, तो वह जिरेंड होता है। तो आप जिरेंड तो होता ही है, लेकिन ये भी आप जानते हो कि जिरेंड दो टाइप में है, एक सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो जिरेंड ऑब्जेक्ट कहना, और सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो जिरेंड सब्जेक्ट कहना। जैसे यहाँ देखो, स्मोकिंग हार्मफुल यहाँ हम लिखे हुए हैं, तो स्मोक यहाँ पर कौन सा जगह लिया है, सब्जेक्ट का जगह लिया है। तो यह जिरेंड सब्जेक्ट है। क्लियर। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लेइंग शब्द है, प्लेइंग किसके जगह पर है, ऑब्जेक्ट का जगह पर है। तो आईएनजी लगने का मतलब कि हिंदी का अर्थ नानेनी होना चाहिए। तो देखो जब भी इसका हिंदी निकालोगे तो खेलना निकलेगा, और स्मोकिंग का हिंदी निकालोगे तो धूम्रपान करना, धूम्रपान करने का मतलब नशा करना, ना आ रहा है और यहाँ भी ना आ गया। तो दोनों वर्ड जिरेंड ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्योंकि एक सब्जेक्ट की जगह पर है तो जिरेंड सब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो वह जिरेंड ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो आई होप you will understand about the object. I just told about the object and the kind of object. You know that object is divided into four parts: direct object, indirect object, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट एंड जिरेंड ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि हमारा सब्जेक्ट जिस वस्तु पर काम करता है उन्हीं वस्तुओं को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक।
अब बच्चों अगले दिन हम इसके बारे में बताएंगे द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस के भीतर यदि ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो किस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और किस ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, अब इसके पोजीशन को जो है समझा जाएगा। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही तक रहेगा। कल फिर आते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन के साथ, व्हाट इज़ द बेसिक यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशंस। फिर आते हैं, उसके बाद नमस्कार बाय, फिर आते हैं।